अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। आप लोग ने मेरे लास्ट जो मैंने आपको लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड किया था उसके मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और इतनी मुझे खुशी हुई उसको पढ़ के। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप इसी तरह कमेंट करते रहिए तो उससे मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, आज बिला आखिर मैंने लॉन्ग केस तैयार कर लिया आपके लिए ट्यूबरकुलोसिस का। और उसको देख लेते हैं क्योंकि इतना लंबा है ना, तो मेरे ख्याल में मैं रिकॉर्ड तो कर लूँगी लेकिन उसको 3 पार्ट में मैं कर दूँगी। तो वैसे ज़ाहिर लॉन्ग केस है, आपने उसी तरह से हिस्ट्री लेनी शुरू करनी है। बायोडाटा में आप नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रेजिडेंस, सोशो इकनॉमिक्स वगैरह पूछ लें। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में अब डिपेंड करेगा कि भाई पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी, तो हम वैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का कर लेते हैं फ़िलहाल। तो फीवर, कॉफ, स्प्यूटम प्रोडक्शन, वेट लॉस, एक्सर्शनल डिस्निया, हिमोप्टिसिस, इन सब की आप हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, अब मैंने सारे सिम्टम्स जो है ना वो नहीं आपके लिए मैंने इसमें एक्सप्लेन किए, इसलिए कि फीवर भी मैं करवा चुकी हूँ, कफ भी मैं करवा चुकी हूँ, स्प्यूटम प्रोडक्शन, वेट लॉस, एक्सर्शनल डिस्निया, हिमोप्टिसिस, ये सब अलग से आप पढ़िए इसको अच्छी तरह के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछने, क्योंकि फिर तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा ना। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पूछें। अच्छा, जब भी कोई इन्फेक्शियस डिजीज का पेशेंट आपके पास आता है ना फीवर के साथ, तो स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट्स रेलेवेंट टू इन्फेक्शियस डिजीज रिक्वायर पर्टिकुलर अटेंशन। First is an exposure history that may identify the microorganism with which the patient may have come in contact with. तो आपने हमेशा कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, दूसरे होस्ट स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट मे प्रीडिस्पोज टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन। तो इसको आपने पूछना है आगे चल के, मैं आपको बताती हूँ कैसे। पास्ट हिस्ट्री आपने ज़ाहिर ले लेनी है कि उसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या कोई और क्रॉनिक डिजीज़ है उसको, एस्थमा, पास्ट सीरियस इलनेस, हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस कब होता है? इफ़ द पेशेंट हैज़ एनी मैलिग्नेंसी, मैल न्यूट्रिशन और HIV, और पेशेंट इज़ ऑन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और कीमोथेरेपी। तो ये सब चीज़ें जो है वो उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बनाती हैं। सोशल और पर्सनल हिस्ट्री जो है ना, वैसे तो हम लेते हैं हर पेशेंट की, तो उसमें सोशल हिस्ट्री इज लिमिटेड टू द पेशेंट्स अल्कोहल एंड टोबैको यूज। अ कंप्लीट सोशल हिस्ट्री कैन ऑफर अ नंबर ऑफ क्लूज टू द अंडरलाइंग डायग्नोसिस। हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन एनी फैमिली मेंबर और कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन विद ट्यूबरकुलोसिस, पेशेंट हैविंग इंट्रावीनस ड्रग यूज, अनसेफ सेक्सुअल बिहेवियर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज आपने ज़रूर लेनी है। मैं हर दफ़ा इसलिए बताती हूँ कोई चीज़ आप भूल ना चाहें। ठीक है, आपने लेनी है, नहीं है तो आप लिख दें NKTA, नो नोन ड्रग एलर्जी। ट्रैवल हिस्ट्री, अब जाहिर है हमारे यहाँ तो ट्यूबरकुलोसिस एंडेमिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर कोई पेशेंट क्रॉनिक यानी कि 1 महीने का फीवर, कॉफ, स्पूचम ये लेके आ रहा है अगर हिस्ट्री, और उसकी जनरल कंडीशन आउटलुक इतनी ग्रेव हो रही है, तो आप खुद ही पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी ना कि भाई ट्यूबरकुलोसिस ही होगा या ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है इसको। लेकिन ये कि अब किताब तो हमारी बाहर की लिखी हुई है ना, तो उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री में बताया पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम एंडेमिक एरियाज वेयर ट्यूबरकुलोसिस इज प्रेवलेंट माइट हेल्प इन द डायग्नोसिस। मतलब ये कि पाकिस्तान से जाएं इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में जो है वो फीवर, स्पूटम प्रोडक्शन और 1 महीने से ठीक नहीं हो रहा, फिर डॉक्टर हिस्ट्री लेना कि आए कहाँ से हैं, पाकिस्तान से आए तो शायद उसके दिमाग में फिर ट्यूबरकुलोसिस आ जाएगा। अटेंशन शुड बी पेड टू द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रैवल। Even a remote history of international travel may reflect patient's exposure to infection by Mycobacterium tuberculosis. ठीक है, host specific factors, अब उसको ऐसे देखेंगे इट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू डिटरमिन द इम्यून स्टेटस ऑफ द पेशेंट। अब मैंने बता दिया आपको, ऐसे पेशेंट जो मैल न्यूट्रिशन है, अल्कोहलिक हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है उनको लाइक HIV या डायबिटीज़ मेलाइटस, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी पे हैं वो, या फिर कीमोथेरेपी, या उनको कोई भी मैलिग्नेंसी है। ठीक है, तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे। Defects in the immune system may be due to an underlying disease, malignancy, HIV, malnutrition, or medication, chemotherapy, glucocorticoid, monoclonal antibodies to component of immune system, और a treating modality, टोटल बॉडी इरेडिएशन भी हुई है या स्प्लिनेक्टमी हो चुकी है तो वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट बना देगा, और अ प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी। और फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपने इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री लेनी है। ठीक है,
अब जैसे हमारे यहाँ तो BCG की वैक्सीनेशन होती है हर बच्चे को पैदाइश पे, लेकिन ये कि अमेरिका और इंग्लैंड में तो नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे एंडेमिक तो नहीं है ना ट्यूबरकुलोसिस, तो वहाँ पे तो नहीं होती। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आप आ जाएं। फिजिकल एग्जामिनेशन शुड begin during interview of the patient. Patient suffering from tuberculosis have a general outlook of being very sick. तो ज़ाहिर है पेशेंट जब आए आपके पास तो उसी वक्त उसकी इतनी टॉक्सिक या ग्रेव इलनेस वाली लुक होती है, वेट लॉस और बहुत तबीयत ख़राब। फिर आपको हिस्ट्री देगा कि भाई 1 महीने से बुखार आ रहा है, नहीं उतर रहा, सारी दवाइयाँ ले चुके हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आया, ठीक है, खांसी है, बलगम आ रहा है, तो आपका दिमाग फिर ट्यूबरकुलोसिस पे जाएगा उसकी जनरल कंडीशन ही देख के। वाइटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर आप देखें, पल्स देखें, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको बता रहा है कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई है। फीवर इज़ अ वेरी कॉमन फीचर ऑफ इन्फेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ ही में फीवर हो, नॉन इन्फेक्शियस में भी हो सकता है। फॉर एवरी 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर द हार्ट रेट टिपिकली राइजेज बाय 15 to 20 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो मतलब ये क्या उसको टैकीकार्डिया हो रहा होगा अगर 8 डिग्री का ऊपर है टेम्परेचर, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, मतलब ये कि अगर फीवर हो रहा है 103 और पल्स आ रही है 80, तो फिर क्या होगा, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होगा ये। तो आप क्या सोचेंगे, मतलब ये इसको कहते हैं, मेरा ख्याल है फेजिट साइन होता है ये, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। अगर फीवर के साथ पल्स रेट इंक्रीज नहीं हो रहा तो कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, यानी कि टाइफॉइड फीवर होता है, ठीक है। कई दफ़ा मैंने देखा पेशेंट की 104 फीवर हो रहा है और 90 पल्स हो रही है, तो फिर मैंने कहा हो सकता है उसको एंटेरिक फीवर हो, और सचमुच आ गया। मतलब इट इज़ नॉट डायग्नोस्टिक बट यू कैन थिंक इन योर माइंड दैट इट कुड बी ड्यू टू एंटेरिक फीवर। साइंस ऑफ एनीमिया, अब ये कि क्रॉनिक डिजीज़ हुई है ट्यूबरकुलोसिस, तो पेल कंजंक्टिवा आपको मिल सकते हैं। स्किन में इराइडीमा, नेक्रोजम शिन के ऊपर हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस में। लिम्फ नोड एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन शुड इंक्लूड इवैल्यूएशन ऑफ द लिम्फ नोड्स इन मल्टीपल रीजन्स, सर्वाइकल, एक्सिलरी, एपिट्रोक्लियर, इंग्वाइनल एंड पॉप्लिटियल। मतलब ये कि हर जगह आपने जब भी, जाहिर बात है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे आप, लिम्फ नोड एग्जामिनेशन तो करेंगे ना। रीजन्स विद नोटेशन ऑफ द लोकेशन कि किस जगह पे है। साइज नॉर्मल होता है अगर 1 सेंटीमीटर से कम हो। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेंडरनेस देखेंगे। कंसिस्टेंसी देखेंगे, सॉफ्ट है, फर्म है, रबरी है। और वेदर द नोड्स आर मैटेड। मैटेड का मतलब ये होता है कि कनेक्टेड टुगेदर मल्टीपल लिम्फ नोड्स एंड दे आर मूविंग टुगेदर, ठीक है। Either lymphadenopathy is localized or generalized involving more than one anatomic region, मतलब सर्वाइकल भी हो रही है और एक्सिलरी भी हो रही है, तो उसको हम कहेंगे जनरलाइज्ड lymphadenopathy, ठीक है। एक ही जगह पे है तो लोकलाइज्ड है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, 17 साल का था वो, और लिम्फ नोड्स, मैंने तो बड़े लिम्फ नोड्स देखे, माय गॉड, सर्वाइकल उसके मैटेड लिम्फ नोड्स, और दोनों तरफ मैंने क्योंकि इतने बड़े बड़े लिम्फ नोड्स देखे ही नहीं, और दोनों साइड पे, और मुझे हुआ, और फीवर की हिस्ट्री थी, 1 महीने का फीवर, उसको खांसी वांसी कुछ भी नहीं था, फीवर किसी तरह नहीं होता था। तो भाई अब मैंने एक्सरे वैक्सरे कराया तो वो तो सही था, लेकिन ये कि अब होता है कि अब आप उस लिम्फ नोड की बायोप्सी कराएं ना, उसी से पता चलेगा फिर, और उसको उसकी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कराएं। तो बहरहाल मैंने उसकी जब बायोप्सी कराई तो उसमें ग्रैनुलोमा कैसेशियस निकला, यानी कि फिर होता है ना कि भाई लिम्फोमा ना हो, आप उसको कंफर्म तो करो। तो लिम्फेडिनाइटिस उसके मैटेड थी और कनेक्टेड टुगेदर, मल्टीपल एंड मूविंग टुगेदर अंडर द स्किन। तो हर चीज़ आपने देखनी होती है। अच्छा, एग्जामिनेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देख लीजिए। अब मैंने लिख इसलिए दिया है कि आप किसी चीज़ को मिस ना करें। इंस्पेक्शन, फोकस ऑन सिमेट्री ऑफ द मूवमेंट ऑफ द शेप ऑफ द चेस्ट। अब डिपेंड करेगा ना कि मतलब पेशेंट को क्या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में उसके साइंस, उसके जो भी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन है, हो सकता है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। पैल्पेशन, ट्रेकियल पोजीशन, चेस्ट एक्सपेंशन, एपेक्स बीट, ये तो आपने देखनी है। परकशन, डलनेस तो नहीं है, इंडिकेटिव ऑफ प्लूरल फ्यूजन हो सकता है उसको, प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस हो। हाइपर रेजोनेंस, साइन ऑफ एम्फाइजीमा। ऑस्कल्टेशन आप करेंगे, जाहिर की बात है कि क्या रेस्पिरेटरी साउंड्स हैं, वीजेस हैं, रेल्स हैं, ब्रोंकाई, प्रोलॉन्ग एक्सपिरेटरी फेज, डिमिनिश ब्रेथ साउंड्स,
मतलब जैसे अगर प्लूरल एफ्यूजन है तो बिल्कुल ही ब्रेथ साउंड डिमिनिश होंगे, विच आर क्लूज टू डिसऑर्डर्स ऑफ द एयरवे एंड इंटरस्टिशियल एडीमा और फाइब्रोसिस। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको जो भी उसमें चेंज होगा वो उस हिसाब से मिलेंगे। कार्डियक एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन करियर should focus on signs of elevated right atrial pressure, jugular venous distension, edema। मतलब इसमें आपने ये देखना है palpation for effects heat, normal or displaced, ventricular heave, any thrill on precordium, ये आपने कर लेना है। Auscultation, accentuated pulmonic component of second heart sound, left ventricular dysfunction, S3 S4 gallops and valvular disease। मतलब ये कि आपने अब कोई भी पेशेंट है, मतलब ये कि आपने करना तो सारा कुछ है ना, हर आपको फिर जब आप हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, तब तो कोई आपके एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिरी बात है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है। तो इंस्पेक्शन एग्जामिन व्हेन द पेशेंट इन द सुपाइन पोजीशन, इट शुड बी नोटेड वेदर देयर इज अ पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, मतलब इनवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। वैसे तो आउटवर्ड होनी चाहिए, तो अगर ऐसा हो रहा है तो a sign of diaphragmatic weakness होती है। इंस्पेक्ट फॉर एनी एसिमेट्री, पैल्पेशन फॉर टेंडरनेस और विस्ट्रोमेगाली। जाहिर बात है कि अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, मिलियरी है, तो आपको हेपेटोमेगाली और ये सब मिल सकता है। परकशन, एनी फ्लूइड थ्रिल और शिफ्टिंग डलनेस। एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस में आपको एसाइटिस मिल सकता है। ऑस्कल्टेशन फॉर कट साउंड्स। ठीक है, ये आपने कर लिया। डायग्नोसिस, द की टू अर्ली डायग्नोसिस ऑफ टीबी इज अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। सस्पेक्ट आपने करना है ना, जब भी तो आप टेस्ट कराएंगे ना, हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन जब होगी तभी आप अर्ली डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस इज नॉट डिफिकल्ट इन immunocompetent persons belonging to high risk populations who present with typical symptoms and a classic chest radiograph showing upper lobe infiltrates with cavities। ठीक है, तो वो फौरन ही आप अगर सस्पेक्ट करेंगे, एक्सरे आप करा लेंगे, तो उसमें आपको अपर लोब इन्फिल्ट्रेट नज़र आ जाएंगे या कैविटेशन नज़र आ जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कितने अरसे से उसको ये कंप्लेंट्स चल रही हैं। In contrast, immunosuppressed patients, including those with HIV co-infection, may have atypical findings on chest X-ray. For example, lower zone infiltrates मिलते हैं उसमें, without cavity formation, और interstitial disease only मिल सकती है आपको। ठीक है, तो उसमें upper lobe नहीं मिल रहे होते, उसमें cavity भी बहुत अनकॉमन होती है। अब पहला जो टेस्ट आप कराएंगे ना, वो एक्सपर्ट MTB RIF ऐसे है। मतलब ये न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो माइकोबैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई करती है। वन सिस्टम दैट परमिट्स रैपिड डायग्नोसिस ऑफ टीबी विद हाई स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी इज द फुली ऑटोमेटेड रियल टाइम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी नोन एज एक्सपर्ट MTB RIF assay. It can simultaneously detect TB and rifampicin resistance in less than 2 hours. WHO recommends it worldwide as the first line diagnostic test। ठीक है, तो पहला तो आपने ये करा लिया। फिर in the diagnosis of pulmonary tuberculosis, this test has overall sensitivity of 85%, reaching 98% among AFB positive cases and 70% among AFB negative cases। मतलब ये कि 98% हो जाता है अगर AFB positive आ रहे हो स्पूटम्स में। Its specificity is 98%. The new expert MTB RIF ultra assay, जिसको हम सिर्फ ultra कहते हैं, which causes same gene expert diagnostic platform, has an overall sensitivity of 90%, excluding trace cells specificity increased to 98%। मतलब trace cells से मतलब ये है कि जब वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारे नॉन वायबल बैक्टीरिया भी होते हैं, जिसकी वजह से नॉन वायबल बैक्टीरियल DNA उसकी वजह से कम आ रही होती है, लेकिन अगर आप उसको एक्सक्लूड करते हैं तो 98% सेंसिटिविटी हो जाती है उसकी। ठीक है, उसको DNA नॉइज कहते हैं शायद। इन द डायग्नोसिस ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक्सपर्ट MTB RIF and ultra should be the initial test applied to CSF from patient in whom TB meningitis is suspected, as well as conventional microscopy, culture and histopathology for selected non-respiratory specimen, those obtained by gastric lavage, fine needle aspiration, pleural और other biopsies। मतलब ये क्या डिपेंड करेगा ना कि कौन सी ट्यूबरक्लोसिस उसको हुई है, आप कौन सा उसका फ्लूइड जो है वो भेजेंगे, प्लूरल फ्लूइड है या गैस्ट्रिक लवाज आप कर रहे हैं उसके लिए, इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है, या लिम्फ नोड से आप टिश्यू ले रहे हैं उसकी आप करवा लें। सेंसिटिविटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिन टाइप, बीइंग लोएस्ट इन प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड में सबसे कम होती है, मतलब हम जब भी प्लूरल फ्लूइड की भेजते हैं ना अक्सर नेगेटिव आ जाती है,
तो 50% विद द एक्सपर्ट MTB RIF एंड 71% विद अल्ट्रा एंड हाईएस्ट इन साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड में सबसे हाई है इसकी सेंसिटिविटी 97% एंड लिम्फ नोड बायोप्सी 100% विद अल्ट्रा। लिम्फ नोड बायोप्सी तो 100%। अब दूसरा AFB माइक्रोस्कोपी, finding of acid fast bacilli on microscopic examination of a diagnostic specimen such as a smear of expectorated sputum or tissue, for example lymph node biopsy, इसमें भी आप करा सकते हैं। It has a low sensitivity 40 to 60% in culture confirmed cases of pulmonary tuberculosis. It is recommended that 1 or 2 sputum specimens collected in the morning are advised for AFB। हम वैसे भी routinely हम consecutive 3 morning specimen भेजते हैं AFB के लिए। अच्छा, डायग्नोस्टिक यानी कि डेफिनेटिव जिससे हो जाए वो तो माइक्रोबैक्टीरियल कल्चर ही होता है। तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस डिपेंड्स ऑन द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फ्रॉम अ क्लिनिकल स्पेसिमेन। इट यूजुअली बिकम्स पॉजिटिव फ्रॉम 10 days to 2 to 3 weeks. The tubes are bred weekly until the 8th week of incubation before the result is declared to be negative। मतलब 8 weeks आपने इंतजार करना, हो सकता है कि लेट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसमें ग्रो कर जाए, सही। तो उसमें फिर 8 वीक्स तक आप अगर नहीं हो तो फिर आप नेगेटिव की रिपोर्ट देते हैं, सही है। और मतलब जब भी स्पूटम पहले दफ़ा एक पेशेंट कंप्लेंट लेके आएगा, उसको 1 महीने से खांसी हो और बलगम भी आ रहा होती हो, तो हम उसमें जब भेजते हैं AFB स्मीयर के लिए, उसी वक्त पहले स्पेसिमेन में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कल्चर अलग से लिख के भेजें। चल लोग मैंने देखा बस CS लिख के भेज दें। CS में तो फिर वो थोड़ी देखेंगे माइकोबैक्टीरिया, उसकी तो अलग तरह से उसकी कल्चर होती है, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी बात आप भेज देंगे, फिर 8 वीक्स के बाद रिजल्ट आएगा और आप उसको भेजने के बाद फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें ताकि फिर आपको पता चल जाए। वैसे भी क्लिनिकली पेशेंट इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो आपको रेजिस्टेंस तो चेक करनी है ना ड्रग की। Granulomatous lesions with or without viable AFBs are seen and cultures are positive in 70 to 80% of the cases, अगर आपने उसकी बायोप्सी करा लिया। Among HIV infected patients, granulomas are less well organized or are frequently absent entirely, but bacterial loads are heavier than HIV seronegative patients with a higher yields from microscopy and culture. अब फिर उसके बाद नंबर 4 जो है ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है। पहले ही आपने जो भी स्पेसिमेन आपने भिजवाया है माइक्रोबैक्टीरियल कल्चर की, उसमें सेंसिटिविटी ज़रूर टेस्ट कराइए। यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग इज कंसिडर्ड बाय WHO एज द करंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर ऑल TB पेशेंट्स एंड शुड कंसिस्ट ऑफ ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट टू एटलीस्ट rifampin for all initial isolates of mycobacterium, as rifampin resistance is an excellent proxy for MDR tuberculosis। अगर rifampicin की रेजिस्टेंस आ रही है तो बस समझिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होगी वो। Susceptibility testing is particularly important if one or more risk factors for drug resistance are identified or if the patient either fails to respond to initial therapy or has a relapse after the completion of the treatment। आगे देखेंगे relapse क्या होता है। In addition, expanded and rapid susceptibility testing for isoniazid and key second-line anti-TB drugs, fluoroquinolones and injectable drugs is mandatory when RR tuberculosis is found, यानी कि rifampicin-resistant tuberculosis is found, in order to guide selection of appropriate treatment. Radiographic procedures फिर आप diagnosis के लिए जाहिर बात है कि आप chest X-ray कराएंगे। It is the primary tool to detect pulmonary tuberculosis that has high sensitivity but poor specificity. The classic picture is that of upper lobe disease with infiltrates and cavities. Virtually any radiographic pattern from a normal film or a solitary pulmonary nodule to diffuse alveolar infiltrates in a patient with adult respiratory distress syndrome may be seen। मतलब कुछ भी आपको मिल सकता है। Cavities और infiltrates जो है वो सबसे कॉमन होते हैं और upper lobe infiltrate मिलेंगे आपको जो immunocompetent है। immunocompromise में आपको lower lobe के मिल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चनेबल लीजन आपको दिख रहा है चेस्ट एक्सरे में तो उसको कंफर्मेशन के लिए आप CT करा सकते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन कंटिन्यूड है ये फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल विद TB इन्फेक्शन। 2 टेस्ट करंटली एग्जिस्ट। एक तो हम कराते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्टिंग, TST उसे बोलते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PPD,
The skin test is the most widely used in screening for TB. It measures the response to antigenic stimulation by the T cells that reside in the skin rather than the response of recirculating memory T cells. मतलब T cell की वजह से जो चेंजेस हो रहे होते हैं ना, वो आपको इसमें PPD में दिखते हैं. The test is of limited value in the diagnosis of active tuberculosis because of its relatively low sensitivity and specificity and its inability to discriminate between tuberculosis infection and active disease. अब हमारे यहाँ तो क्योंकि जो BCG वैक्सीनेशन हुई भी होती है तो उसमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आ ही सकता है, तो उसकी मतलब ये कि ज़रूरी तो नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस हुई हो. तो एक्टिव डिजीज़ में और एक्टिव डिजीज और ट्यूबरकुलोस इन्फेक्शन जो होता है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करता, मतलब एज अ टूल ऑफ डायग्नोसिस नहीं इस्तेमाल हो सकता हमारे यहाँ PPD. फॉल्स नेगेटिव रिएक्शंस आर कॉमन इन इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट, मतलब ये कि उनमें ट्यूबरकुलोसिस है लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है PPD. पेशेंट्स एंड दोज विद ओवरवेलमिंग TB, अब मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में भी नेगेटिव आ सकता है. फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस may be caused by infection with non-tuberculous mycobacteria and BCG vaccination. तो false positive तो BCG vaccination से भी आ सकते हैं या non-tuberculous mycobacteria से भी आ सकते हैं. अब दूसरे इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे IGRAs, ये भी एक टेस्ट है. 2 in vitro assays that measure T cell release of interferon gamma in response to stimulation with the highly TB specific antigen, मतलब TB specific antigen के स्टिमुलेशन के बाद ये T cell जो है वो बनाते हैं इंटरफेरॉन गामा, तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं. कमर्शियली अवेलेबल टेस्ट आर T-spot TB टेस्ट, ये जो है ना एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोस्पॉट ऐसे होता है, और दूसरा है क्वांटिफेरॉन TB गोल्ड टेस्ट, होल ब्लड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है. These tests measure the response of circulating memory CD4 cell plus T cell, normally part of reservoir in the spleen, bone marrow and lymph node, to persisting bacilli producing antigenic signals. ठीक है. However, CD8 cell can also release gamma interferon in response to stimulation with TB antigen. So quantiferon TB gold test plus test QFT plus uses 2 tubes for antigens for CD4 and CD8 cells increase sensitivity. मतलब ये कि CD8 cells भी चूंकि बनाते हैं इंटरफेरॉन गामा, तो फिर ये जो टेस्ट है ना इसमें 2 टेस्ट ट्यूब होती हैं, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि CD8 सेल वाले कौन से हैं और CD4 वाले कौन से हैं T cells. ठीक है. बोर्ड TST यानी कि ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट एंड IGRAs, although useful as diagnostic aids, are imperfect tests for TB infection. While identify infected persons, they have low specificity in identifying individual with highest risk of progression toward disease, cannot differentiate between active disease and tuberculosis infection, cannot distinguish new infection from reinfection, and display reduced sensitivity in immunocompromised patient. ठीक है, तो इसकी ये प्रॉब्लम्स हैं. अब फिर उसके बाद आप जाहिर है CBC करा के देखेंगे पेशेंट का, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करेंगे ESR and CRP, एन एक्सट्रीमली एलिवेटेड ESR, यानी कि अगर मोर देन 100 मिलीमीटर इन फर्स्ट आवर मिल रहा है अगर, तो इट हैज़ अ 90% प्रिडिक्टिव वैल्यू फॉर अ सीरियस अंडरलाइंग डिजीज. ठीक है, सारी बात है 100 क्यों आ रहा है, उससे फ़ौरन ही आप मतलब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई क्यों 100 आ रहा है. अब थोड़ा सा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मैंने लिख लिया है, वो आपको मैं बता देती हूँ. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज अ रॉड शेप नॉन स्पोर फॉर्मिंग एरोबिक बैक्टीरियम measuring 0.5 to 3 micrometer. Once stained, they cannot be decolorized by acid alcohol, so classified as acid fast bacteria or bacilli. Acid fastness is due to high content of mycolic acid, long chain cross-linked fatty acids and other cell wall lipids.
In the mycobacterial cell wall, lipids, mycolic acids are linked to underlying albinogalactan and peptidoglycan. This structure confers very low permeability of the cell wall, thus reducing the effectiveness of most of the antibiotic. मतलब इसमें फिर एंटीबायोटिक पेनिट्रेट नहीं कर सकती ना, इसीलिए तो इतने वो विरुलेंट रेजिस्टेंट होते हैं. Another molecule in the mycobacterial cell wall, lipoarbinomenin, is involved in the pathogen-host interaction and facilitates the survival of Mycobacterium tuberculosis within macrophages. तो macrophages के अंदर ये पता नहीं कितने decades तक ये वायबल रह सकते हैं और फिर कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं. ठीक है. अच्छा, एपिडेमियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट. हर डिजीज़ की होती है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस की तो आप देख लें. WHO रिपोर्टेड 10 मिलियन न्यू केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वर्ल्ड वाइड इन 2019. 97% of them occurring from low to middle income countries of Asia, Africa, Middle East, Latin America. 8 countries account for 2/3 of all the new cases: India, Indonesia, China, Philippines, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, and South Africa. 1.4 million deaths occurred from the disease and 0.2 million deaths occurred with HIV co-infection in 2019. देखिए क्या मतलब, morbidity आप देखें, mortality आप देखें. अच्छा, incidence of TB increased in high-income countries in early 1990s due to high rate of immigration from countries from high incidence countries. यानी कि हमारा हाई इंसिडेंस कंट्रीज है, अब यहाँ से इमिग्रेट करके कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं और कहीं पे भी जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे फिर टीबी अब होने लगी है. ज़ाहिर है इमिग्रेंट हैं, उनके अंदर वायबल बैक्टीरिया तो मैक्रोफेज के अंदर पड़े हुए हैं ना, कभी भी एक्टिवेट हो जाएंगे. वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ HIV, सोशल प्रॉब्लम्स लाइक अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, होमलेसनेस एंड ड्रग अब्यूज. अब इसमें इतना है ना कि मतलब पॉवर्टी और ओवर क्राउडिंग इन हाउसेस, नो वेंटिलेशन, एक एक कमरे में बेचारे कितने कितने सारे लोग होते हैं, तो और सैनिटेशन नहीं है और वेंटिलेशन नहीं है, तो उधर कितनी आसानी से ये ट्यूबरक्लोसिस फैलती है. अब एक है रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम कहते हैं RR ट्यूबरक्लोसिस. दूसरी है MDR ट्यूबरक्लोसिस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, रेजिस्टेंट टू आइसोनाइजिड एंड रिफैम्पिसिन. जो सिर्फ रिफैम्पिसिन से रेजिस्टेंट है उसको RR ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, और अगर रिफैम्पिसिन और आइसोनाइजिड से मिल रही है आपको तो फिर MDR ट्यूबरक्लोसिस है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट. बोथ MDR एंड RR ट्यूबरक्लोसिस occurred in Belarus, Russia, Kazakhstan, Moldova, Ukraine. Half of all these cases occurred in China, India and Russian Federation. अब एक और फिर इसकी फॉर्म निकल आई है XDR ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, इन विच MDR TB, यानी कि MDR TB क्या है, जिसमें आइसोनाइजिड रिफैम्पिसिन से रेजिस्टेंट है बेसिलाई, एंड plus it is compounded by additional resistance to any fluoroquinolones and at least one of the injectable drugs amikacin, kanamycin or capreomycin.